आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 112 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 113 मुलाहिज़ा फरमाएं। ऐसा होता तो मैं अब तक खजाला को साथ लेकर पाकिस्तान लौट गया होता। मैंने दोबारा खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा और वो खामोशी से जीनों की तरफ बढ़ गई। तन्हाई मुयस्सर आते ही मेरा ज़हन एक मरतबा फिर उस सूरत हाल में उलझ गया। उसमें शुबा नहीं कि उस इलाके में मकानात एक दूसरे से खासे फासले पर थे, लेकिन ये मफरूज़ा नाकाबिल यकीन महसूस होता था कि वहाँ होने वाली फायरिंग के तबादले की आवाज़ें मकामी आबादी में से किसी ने ना सुनी हो। इसी लिहाज से किसी तरफ से मुदाखलत का न होना तशवीशनाक था। अगर कुर्बो जवार में रहने वाले डरपोक थे तो उनमें से कोई भी पुलिस को फ़ोन करके शोन बेकार थी और दूसरे के मकान की तरफ मुतवज्जा कर सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। आम हालात में शायद वो लाताल की खैर फितरी तौर पर होती, मगर मेरे जहन ने थोड़ी सी वर्जिश के बाद उसका जवाब भी तलाश कर लिया। शायद शोन और लोसी हिशाम के बाशिंदे होने के बावजूद अपने पड़ोसी मकबूल नहीं थे और उनमें से कोई भी उनके फड्डे में अपनी टांग अड़ाने के लिए तैयार नहीं था। उसी असना में सुल्तान शाह भी वापस लौट आया और मेरे करीब आकर तशवीश में सरगोशाना लहज़े में बोला। इसमें मकसद चांद मारी का तो इख्तिताम होता नजर नहीं आता। मालूम होता है कि इसी तरह सुबह हो जाएगी। थोड़ी देर बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। गाड़ी आ गई है। मैंने वीरा की दी हुई चाबी उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा, गाड़ी? कैसी गाड़ी आ गई है? उसने हैरत के साथ सवाल किया। वीरा ने भेजी है, मैंने आहिस्ता से कहा और वो खुशी से तकरीबन उछल पड़ा। कमाल है, उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ मौजूद हैं? उसने उस नामसाद सूरत हाल में उम्मीद की किरण महसूस करते ही मुसरत अमीज लहजे में सवाल किया। बाहर से गोलियां उसी के हुक्म पर बरसाई जा रही हैं। मैंने इंकशाफ पर वो भूंज कर रह गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी और वीरा की गुफ्तगू से आगाह करने लगा। उसी दौरान में बाहर से गोलियों की आवाजें मौकूफ हो गई थी और सुकूत का वो वक्फा तवील होता जा रहा था। फायरिंग हो रही थी तो मेरे जहन में नकासी की फिक्र मुसल्लत थी। सुकूत छाया तो वो असाब शिकन महसूस होने लगा। मुकम्मल सुकूत के वो चंद मिनट मुझे लामुतलाही महसूस हो रहे थे। फिर अचानक एक बार की फायरिंग शुरू होगी। वो लोग नहायत तसलसल के साथ अपना असलहा बर्बाद कर रहे थे। वो सिग्नल मिलते ही मैं तेजी के साथ किचन के करीब से गुजरता हुआ उस अगवी रास्ते की तरफ हो लिया जो निचली मंजिल की तलाशी के दौरान में दरियाफ्त हुआ था। वीरा की यकीन दहानी के पेश नज़र मुझे पूरा यकीन था कि उस तरफ मैदान साफ होगा। लिहाजा हमने तेजी के साथ दरवाज़ा खोला और बाहर अंधेरे में दौड़ लगा दी। उस तरफ घास पर मुश्तमिल एक वसी कते के बाद खड़े दरख्तों की बड़ी तादाद इस्तादा थी, जिनकी आड़ में दूर से देख लिया जाना नामुमकिन था। हम घूर अंधेरे में भागते हुए अहाते की अकबी दीवार तक पहुंचे और सुल्तान शाह ने एक बार फिर मुझे अपने शानों पर लाद कर दीवार अबूर करवाई और फिर खुद भी उसी तरह उतर गया। वहां चंद कदम के फासले पर आगे पीछे दो गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैं आसमानी रंग की सन बीम को नजरअंदाज करते हुए चार डाज की तरफ बड़ा और पैसेंजर सीट के दरवाजे का कुफल खोलकर वहीं विराजमान हो गया। सुल्तान शाह ने ड्राइविंग सीट संभाल कर ताकतवर इंजन स्टार्ट किया और डाज एक झटके से आगे रवाना होगी। वीरा से कार की चाबी मिल जाने पर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था कि हमारा वापसी का सफर बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अंदाजे से चंद मोड़ घूमने के बाद भी हम उसी सड़क पर न निकले जिससे बस गुजरी थी तो मुझे तशवीश लाहक होने लगी। बस हम रात के अंधेरे में ही हिशाम पहुंचे थे और मैंने बस के हेडलैम्प की रोशनी में रास्तों की निशानियां मुकर्रर करने की हत्तुल इम्कान कोशिश की थी, मगर कार में सही रास्ता तलाश करने की जद्दोजहद करते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि निशानियों के तकर्रुर में निशिस्त की बुलंदी और सफर की समत भी बहुत अहमियत रखती है। दिन के उजाले की और बात थी, मगर अंधेरी रात में निगाहों का दायरा कार रोशनियों या हेडलैम्पों की रोशनी में नजर आने वाली अशिया तक महदूद होकर रह गया था। हिशाम से निकासी के दुरुस्त रास्ते की तलाश में भटकते हुए मुझे यह ख्याल भी सता रहा था कि हमारे पास कोई रहनुमा नक्शा नहीं था और बरतानिया में ऐसे नक्शों में दी हुई तफसीलात जाने बगैर सफर का नतीजा मंजिल से मुखालिफ समत में ड्राइविंग की सूरत में ही बरामद हो सकता था। ऐसा न हो कि नितराव में भटकते हुए हमारा वीरा की टीम से सामना हो जाए। सुल्तान शाह ने तशवीशनाक लहजे में कहा, अगर उसके आदमियों ने स्याह डाज देख ली तो वो बेबस हो जाएगी। मैं चौंक पड़ा। उस खतरनाक इम्कान पर मैंने सोचा ही नहीं था। उनसे सामना होती तसादुम के बजाय फरार की राह इख्तियार करना होगी। कार छोड़कर पैदल ही भागना पड़े और पैदल भागते हुए लंदन तक पहुंचना होगा। उसने हंसते हुए टुकड़ा लगाया। पैदल होने की सूरत में हम शायद ज्यादा भटके बगैर किसी बस या ट्रक वगैरह तक रसाई हासिल कर लेंगे। मैंने कहा, अब अंदाजा हो रहा है कि वो सफर ज्यादा महफूज साबित होता। जरूरी तो नहीं कि रात के 1 बजे हिशाम से कोई सवारी मिल जाती। इन छोटे कस्बों से शायद बस्ते रात भर न चलती हूँ, लेकिन यहाँ सामान और जिन्नास के लिए सड़कों के जरिए नकलो हमल बहुत माकूल है और कुछ नहीं तो अंडे, मुर्गियां या सब्जियां लेकर जाने वाले किसी ट्रेलर ट्रक पर ही लिफ्ट मिल जाती। बहरहाल अब कार ली है तो इसे भगाना ही पड़ेगा। एकदम मेरी निगाह बुलंदी पर एक टावर पर जलते हुए सुर्ख बल्ब पड़ पड़ी और मेरी यादाश्त ताज़ा होगी। उस रोशनी को मरकज बनाकर सुल्तान शाह को हदायत देना मैंने शुरू कर दी।
और चंद मिनट बाद ही वाज़ेह तौर पर उस रोशनी से हमारे फासले में कमी वाक़ होने लगी। जोड़ी के झंझोड़ने पर मैं हड़बड़ा कर बेदार हुआ और बेख्तियार मेरी नज़र रस्टवाज पर गई जिसकी सुइयां 6 बजा रही थी। हम लोग M6 मोटरवे पर पहुंचने तक बहुत परेशान हुए थे। फिर आखिरकार मैनचेस्टर और बर्मिंघम से गुजरते हुए सुबह के 7 बजे लंदन में दाखिल होने में कामयाब हुए थे। उस तवील और थका देने वाले सफर से निजात मिलते ही मैं फ्लैट पर पहुंचकर गर्म पानी के शावर के नीचे देर तक नहाता रहा। फिर गधे घोड़े बेचकर गहरी नींद सोया था। घड़ी की सुइयों से मैंने अंदाजा लगाया वो अगली सुबह नहीं बल्कि उसी दिन की शाम थी। सर, फोन है आपका, जोड़ी ने मेरे बेदार होने पर मोदबाना लहजे में कहा। कह दिया होता कि मैं सो रहा हूँ, मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा। दूसरी तरफ कोई लड़की है, ये उसकी तीसरी कॉल है। इस बार वो मुसर थी कि आपको चुका दिया जाए, वरना मैं हरगिज मुखल ना होती। जोड़ी ने सरापा मुआजरत बनकर कहा। लड़की का नाम सुनते ही मेरे जहन में गजाला का ख्याल आया था, लेकिन उसे फ्लैट का फ़ोन नंबर मालूम नहीं था। फिर शायद वो वीरा ही हो सकती थी। बहरहाल मुझे कुसलमंदाना अंदाज में बिस्तर छोड़ना पड़ा। बड़ी लंबी तान कर सोए हो? अपनी हेलो के जवाब में वीरा की चेखती हुई तथा बाहर आवाज़ सुनाई थी। वापस कब पहुंचे थे? सारी रात काली होगी। रास्तों से वाकफियत के बगैर यहाँ ड्राइविंग अजाब से कम नहीं होती। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। ऊपर से ये खौफ के कहीं तुम्हारे आदमियों से टकराव ना हो जाए। गाड़ी पहचानते ही वो हमारी जान के दर पे हो जाते। वो हंसी। मुझे तुम्हारी दुश्वारियों का अंदाजा था, इसलिए मैंने उन्हें सुबह 4 बजे तक हिजाब में उलझाए रखा था ताकि तुम्हें दूर निकलने का मौका मिल जाए। ये बताओ कि शोन मौजूद है? हाँ, बना हुआ है बाथरूम के फर्श पर, सो रहा है। मैंने कहा। जोड़ी इस उम्र में भी जिंदा दिल मालूम होती है। वापसी पर मुझे अंदाजा हुआ कि शोन के साथ कुछ शरारत की गई थी, लेकिन गनीमत है कि वो अभी तक बेदस्तपा है। तुम्हारी बुढ़िया ने उसके मुंह से कपड़ा निकाले बगैर उसके मैदे में अस्काच उतार दी थी कि सुबह वो मुझे नशे में धुत नजर आया था। ये बताओ कि उसका क्या करना है? इसलिए फ़ोन किया था। उसकी आवाज़ पर संजीदगी तारी होगी। कुछ देर बाद एक एम्बुलेंस आएगी और पैरामेडिकल का अमला शोन को स्ट्रेचर पर डाल कर ले जाएगा। आने वाले हुमर के बारे में दरियाफ्त करेंगे, लेकिन शोन तो इस हालत में किसी मेडिकल पार्टी के सामने न ला जा सकेगा। ये इसी फ्लैट से निकालने की तरकीब है। उसकी आवाज़ उभरी। मैंने शोन का मुकद्दर का फैसला सादर कर दिया है। उसे फ्लैट से निकाल कर ख़त्म कर दिया जाएगा। और तुम कब आ रही हो? मैंने सवाल किया। बस किसी वक्त भी आ जाऊंगी, लेकिन ये ख्याल रखना कि जोड़ी के सामने शी के सिलसिले में मोहतात रहना होगा। वो मेरी निजी मुलाजमत में है, मगर मेरे और शी के करीबी ताल्लुक से खासी बाखबर है। हैरत है कि उसके बावजूद भी वो फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ न पहचान सकी। मैंने उससे आवाज़ बदल कर बात की थी। एतमाद के बावजूद मैं उससे हमेशा फासला रख कर बात करती हूँ। बेतकल्फी की नौबत कभी नहीं आ सकी। ये याद रखना कि अब गजाला का मामला सबसे ऊपर आ गया है, मैंने जोर देकर कहा। दिन ब दिन उसके दुश्मनों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अब मुझे उसकी ज़िंदगी की फिक्र लाहक हो गई है। ऐसा ना हो कि ताख़ीर और अदम तोजीह की सूरत में हमें पछतावे के सिवा कुछ न मिल सके। मुझे उस पर रश्क आने लगा है। उसका लहजा वाज़ेह तौर पर हसद अमेज हो गया था। शायद हसीना आलम की रकाबत भी तुम्हारे दिल में उसका तसव्वुर कमज़ोर न कर सकेगी। तुम्हारे साथ रहता हूँ तो उसे किसी हद तक भूला रहता हूँ। मैंने उसे खुश करने के लिए झूठ बोलते हुए कहा, लेकिन दुनिया की हर औरत तो गजाला या वीरा नहीं हो सकती। हसीनों से सिर्फ दोस्ती की जा सकती है, लेकिन रफाकत के लिए काली हुस्न से काम नहीं चलता। पूरी शख्सियत का अपने मायार पर तजुर्बा करना पड़ता है। तुम झूठे हो। खोखली हंसी के साथ उसकी आवाज़ सुनाई दी। मेरे वजूद में भी तुम गजाला की ज़ात का कोई प्रतिफ तलाश करते रहते हो। मेरा तो ख्याल है कि तुम मुझे खिलौने से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं देते। काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखा सकता। मैंने दिल ही दिल में अपने ऊपर लानत बेचते हुए उदास लहजे में कहा, तुम गजाला का खला पुर नहीं कर सकी हो, लेकिन उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए बड़ी कदर है। तुम बहुत खुद गर्ज और फरेबी हो। मैं तुम पर एतमाद नहीं करती। मैंने कब कहा कि तुम मुझ पर यकीन करो? मैंने कहा, मैंने तो बस हकीकत बयान की है, वरना मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम उनमें से नहीं हो जो किसी एक मर्तबा बस्ता होकर पूरी जिंदगी खुशी के साथ गुजार देती है। सच पूछो तो ये सब बुढ़ापे की बातें हैं, जब इंसान को किसी सहारे की जरूरत महसूस होने लगती है। पर्दा जवानी तो बहुत बेलगाम होती है और उसे अपनी मर्जी से ही गुजारना चाहिए, क्योंकि इंसान को जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। वो जो कुछ कह रही थी उसके अपने मायार से शायद वो दुरुस्ती था, क्योंकि वो खुद एक ऐसे जोड़े की औलाद थी जिसके दरमियान न कोई मजहबी बंधन था और न कानूनी रिश्ता। बल्दियत के खाने में जो नाम तसव्वुर करके वो परवान चढ़ती रही, होश संभालने पर उसने वीरा को अपनी बेटी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और शायद उसके जहन में कुछ ऐसी नफसियाती गिरें पड़ती चली गई थी कि अब वो अपने मुआशरे और इखलाकी किरदार से बगावत को आज़ादी समझने लगी थी। शायद उस तरह वो अपने हसीन पैकर के जाल को इस्तेमाल करके लाशौरी तौर पर मर्दों से इंतकाम ले रही थी, लेकिन वो भी औरत ही थी, दुनिया की दूसरी औरतों की तरह। लिहाजा मैं नरमी के साथ उसकी दिलजोई करता रहा और फिर खुशगवार अंदाज में हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई। गनीमत यह था कि उस गुफ्तगू के दौरान में सुल्तान शाह बदस्तूर अपने कमरे में सोया हुआ था, वरना वीरा से मेरी चाहत के झूठे वादों को बुनियाद बनाकर मुझे बुरी तरह जिच कर देता। उसे पहले ही यकीन था कि वीरा गजाला की रुपोशी से मेरी जिंदगी में पैदा होने वाले खला को अपनी ज़ात से पुर करना चाहती थी। हालांकि मैंने बहुत लंबी नींद दी थी, लेकिन उसके बावजूद थकान पूरी तरह नहीं उतरी थी। लिहाजा मैं जोड़ी को सुल्तान शाह को बेदार करने की हदायत करते हुए
दोबारा गुस्ल खाने में जा घुसा। शावर से बदन पर गिरने वाले पानी की तेज धारों का असर हैरत अंगेज था। मैंने बारी बारी कई मरतबा गर्म और फिर ठंडे पानी के इस्तेमाल से ऐसा फरत अमेज गुस्ल शायद ही कभी किया था। कुछ देर बाद जब मैं ताज़ा दम होकर अपने कमरे से निकला तो सुल्तान शाह मुझसे पहले तैयार होकर लॉबी में टेलीविजन के सामने बैठा प्रोग्राम देख रहा था। मेरे पहुंचते ही जोड़ी फौरन चाय की ट्राली ले आई। वो जिंदा जनाजा कब तक यहाँ पड़ा रहेगा? सुल्तान शाह ने छूटते ही शोन में कार्तिक के बारे में सवाल किया। शायद मेरे आने से पहले वो उसका जायजा ले चुका था। उसकी बारी किसी भी लम्हे आ सकती है। क्या होशो हवास में आ गया है? मैंने पूछा। हाँ, अब तक तो बहाल नजर आ रहा है, मगर आंखों में नशे की सुर्खी अभी तक बाकी है। उसी वक्त अचानक डोर बेल बज उठी। जोड़ी ने चंद सानिया बाद आकर इतला दी कि बाहर सेंट जॉन एम्बुलेंस की गाड़ी का अमला अंदर आने की इजाजत तलब कर रहा था। उन्हें होमर नामी किसी मरीज की तलाश थी। पता इसी फ्लैट का थुराया गया था, मगर जोड़ी ऐसे किसी मरीज का वजूद से लाइल थी। बुला लो, वो कैदी को ले जाएंगे। मेरी हदायत पर उसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई और वो वापस डोर इंटरकॉम की तरफ चलती। मैंने जल्दी से सुल्तान शाह को वीरा के उस इंतजाम के बारे से मुतल्ला किया। उस दौरान में सफेद लिबास में मलबूस दो मुहज्जब और नूरानी चेहरों वाले नौजवान सफेद फाम जोड़ी की रहनुमाई में स्ट्रेचर समेत अंदर पहुंचे। अपने पेशावराना लिबास और चेहरे मोहरे से वो दोनों किसी तरह भी मुजरमों के टोले से ताल्लुक रखने वाले बहरूपिया नजर नहीं आ रहे थे। हम चारों ने इत्तेफाक से आपस में हाथ मिलाए। वो दोनों उजरत में थे, इसलिए उन्होंने मेरी चाय की पेशकश को नरम अल्फाज में टाल दिया और मैं उन्हें साथ लेकर होमर की आरामगाह की तरफ बढ़ गया। उन दोनों ने इतनी संजीदगी से बेदस्तोपाश शोन का मुआयना किया था जैसे वो वाकई मरीज रहा। फिर उनमें से एक ने मुतासफाना अंदाज में सर हिलाते हुए मुझसे सवाल किया, ओदम बाज मालूम होता है? मुंह से कपड़ा निकाला तो शायद चिल्लाना शुरू कर देगा। मैंने उसकी तायद की और शोन कहर आलूद निगाहों से मुझे घूरते हुए रस्सियों में जोर लगाने लगा। उसे नाम में दूसरा मेल नर्स अपने सफेद कोट की जेब में से एक सीसी की सिरिंज और कथई रंग की एक नन्ही सी सियाल की शीशी निकाल चुका था। दंदानेदार ब्लेड से शीशी की गर्दन काटकर उसने ऊपरी हिस्सा एक झटके के साथ अलग करके ब्लेड समेत अपनी जेब में डाला और शीशी का शफाफ सियाल सिरिंज में मुंतकिल करने में मसरूफ हो गया। उस वक्त तक शायद शोन को अपने अंजाम का अंदाजा नहीं हो सका था, लेकिन उन दोनों की तैयारियां देखकर वो इतना जरूर समझ गया था कि उसे बेहोश करके कहीं मुंतकिल करने का प्रोग्राम बन चुका था। सिरिंज से हवा खारिज करने के बाद वो शख्स आगे बढ़ा। दूसरे ने बेदर्दी के साथ शोन के बदन को थामा और फिर उसका बाजू बरहना करने का तकल्लुफ किए बगैर लिबास पर ही से सिरिंज की सुई उसके बाजू में उतार दी गई। मैंने यह बात नोट की कि सियाल की खाली शीशी भी उस शख्स ने एहतियात से अपनी जेब में रख ली थी। अगले लम्हे शोन की आंखें बंद हो चुकी थी और बदन बेहिस्स हरकत हो गया था। हैरत मुझे हुई कि वो कौन सी बेहोशी की दुआ थी जिसे जिस्म में इंजेक्ट होते ही अपना काम कर दिखाया था। बेहोशी अबदी है। मेरे इस्तफसार पर इंजेक्शन लगाने वाले ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे मुझे मरीज की खैरियत की इत्तला दे रहा हो। उसके जवाब पर मुझे शदीद सीनी सदमा हुआ। वो लोग इंसानी जान को कभी भी गाजर मूली से ज्यादा अहमियत नहीं देते थे और यही सफाक वीरा का तुर्राई इम्तियाज था। उन्होंने शोन के मुंह से कपड़ा निकालकर पहले उसका मुंह बंद किया, फिर उजलत में उसके बदन से रस्सियां खोलकर डंडा डोली के अंदाज में तकरीबन फर्श पर घसीटते हुए बाथरूम से बाहर ले आए। स्ट्रेचर दुरुस्त करके शोन की लाश उस पर मुंतकिल की गई और जब वो उसकी लाश पर सर से पैर तक चादर डाल रहे थे तो जोड़ी वाइपर संभाल कर बाथरूम में दाखिल होगी ताकि उसकी धुलाई कर सके। आगे चलकर दरवाजा खोलो, उनमें से एक ने हमसे कहा। सुल्तान शाह आगे बढ़ा और वो दोनों स्ट्रेचर उठाकर उसके पीछे चल दिए। मुझे अपना दिल एकदम बोझल सा महसूस होने लगा। शॉन में कार्तिक के रूप में एक खतरनाक ब्लैकमेलर खत्म हो गया था। लोगों से उनकी कमजोरियों की भारी कीमत वसूल करता था और उसकी ऐसी ये कोशिश आखिरकार उसकी जिंदगी के खात्मे का सबब बन गई थी। उसने उम्र भर जो कुछ जोड़ा था वो यूं ही इधर रह गया था और वो यूं अचानक अपने सफरे आखिरत पर रवाना हो गया था कि उसके करीब होने के बावजूद मुझे उसकी मौत का एहसास नहीं हो सका था। बस वो इंसान की जिंदगी थी, पानी के एक बुलबुले की तरह हकीर, जिसके बारे में कोई नहीं जानता वो कितनी देर तक पानी की सतह पर तैरता रहेगा और फिर फटकर पानी में फना हो जाएगा। वो मेरी जिंदगी का एक अजीब सा लम्हा था। जिंदगी की बेसबाती अचानक यूं ज़हन पर नक्श हुई थी कि मैं खुद को उदास और मुजमहिल महसूस करने लगा था। शॉन ने मुझे और सुल्तान शाह को घेरने की कोशिश में अपनी जान की बाजी हार दी थी और गजाला पाकिस्तान से काउंट्री और फिर हैशाम तक जगह जगह दुश्मनों के नरके में आती रही थी। वो कब तक बचती रहेगी? उस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता था। कोई भी फैसला कुछ लम्हा उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता था। मुझे वहशत होने लगी और मैंने अपनी जगह छोड़ दी। मेल नर्स वीरा के भेजे हुए थे और शायद मुझे उसका पता बता सकते थे। मैं तेजी के साथ नकासी के रास्ते की तरफ लपका, मगर फ्लैट से निकलते ही मेरे कदम जमीन में कड़ कर रह गए। दोनों मेल नर्स शोन मैकार्थी की लाश समेत अमारत से जा चुके थे और सामने से वीरा सुल्तान शाह के साथ चली आ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि अगर कोई भी ख्वाहिश खलूस नीयत के साथ दिल की गहराइयों से की जाए तो वो जरूर पूरी होती है। पर ना उस वक्त वीरा की आमद को कोई उम्मीद नहीं रखती थी, क्योंकि उससे जरा ही देर पहले फोन पर मेरी बात हुई थी और मुझे ये तवक्का नहीं थी कि वो भी एम्बुलेंस के तकरीबन साथ ही आ पहुंचेगी। उस वक्त उसके जिस्म पर शुगर क्वीन वाला पुरस्कार लिबादा मौजूद नहीं था।
और वो आम शहरी लिबास में एक दिलकश अंग्रेज हसीना नजर आ रही थी। मैंने फ्लैट से बाहर ही खामोशी मगर गर्मजोशी के साथ उसका इस्तकबाल किया। फ्लैट में दाखिल होकर वीरा दरवाजा बंद करने के लिए लम्हा भर झिझकी थी, मगर अपने पीछे सुल्तान शाह की मौजूदगी का एहसास करते ही आगे बढ़ गई। ये भी अजीब ही कैरेक्टर पाला हुआ है तुमने, उसने हंसते हुए अंग्रेजी में ऐसे लहजे में कहा कि मफहूम शायद सुल्तान शाह के पल्ले भी ना पड़ सका होगा। बड़ी अजीब कौम से ताल्लुक है इसका। मैंने गहरी संजीदगी और अकीदत के साथ अंग्रेजी में कहा, जिसे दोस्त कह देते हैं उसके लिए अपना लहू तक बहाने से दुरुग नहीं करते और दुश्मन को पाताल में भी जिंदा नहीं छोड़ते। वो मुझे इस कदर अजीज रख रहा है कि दरमियान में तुम्हारे वजूद को भी नजरअंदाज नहीं कर पाता। मालूम होता है कि रात को भी तुम दोनों एक ही बिस्तर में सोते हो। उसने अंग्रेजी ही में तंज किया। बस यही एक कमी है, वरना उसी शौक की बना पर तुम्हारे दारुल उमरा की रुकनीत मिल जाती। मैंने अपनी मालूमात के सहारे उसकी दुखती रग पर वार किया, जो कारगर रहा। कानून साजी जाती मशागल से बालातर होती है, उसने पुरतजाज लहजे में कहना चाहा, लेकिन मैंने सर्दमैदी के साथ उसकी बात काट दी। ये सब उन्हें बताना जो हालात हाजरा से बेखबर रहते। मुझे लॉर्ड्स के नाम तक याद है जिन्होंने ज़ाती तजुर्बात की बिना पर इस कानून की हमायत की थी। उस सिलसिला में जोड़ी अपने लिबास पर एप्रन बांधे और हाथ में वाइपर संभाले गुस्ल खाने से बुड़बुड़ाती हुई बरामद हुई, मगर वीरा पर निगाह पड़ते ही मशीनी अंदाज में खामोश हो गई। गुड इवनिंग मादाम, उसने अपने सर को कदरे कम देकर कहा और मुझे अंदाजा हो गया कि वीरा से उसकी रूह फना होती थी। इवनिंग छोटी, जोड़ी ने सपाट लहजे में जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरी इन मेहमानों का पूरी तरह ख्याल रखा होगा। जवाब में जोड़ी ने अचानक ही कोई ऐसी जुबान बोलना शुरू कर दी जो मेरे लिए बिल्कुल लाजजानी थी, मगर वीरा इन एहमाक से उसकी तकरीर सुनती रही। उस दौरान में पल भर के लिए भी उसकी नजरें जोड़ी के चेहरे पर से नहीं हटी थी और उसके खामोश होने पर खुद भी उसी जुबान में शुरू होगी। उन दोनों के अजनबी जुबान में गुफ्तगू करने की वजह से मुझे उलझन होने लगी थी, क्योंकि जोड़ी ने जो कुछ कहा वो हमारी मेहमानदारी के बारे में वीरा के सवाल के जवाब में था, जिससे अंदाजा हो रहा था कि शायद जोड़ी को हम दोनों से कोई शिकायत थी जिन्हें वो वीरा के इल्म में ला रही थी। कहीं तुम इस बुढ़िया पर आशिक होने की कोशिश तो नहीं कर बैठे थे? मैंने सुल्तान शाह की तरफ मुतवज्जा होकर उर्दू में सवाल किया। ला हौला वला कुव्वत। सुल्तान शाह ने बंदा कर बुरा सा मुमरा, इतना बदजोक नहीं हूँ। जेब में पैसे हों तो इस शहर में तन्हाई दूर करने के लिए मनपसंद रफाकतें खरीदी जा सकती है। इस बुढ़िया में क्या रखा है? उसे सुना में जोड़ी चलेगी और वीरा स्काच के 2 गिलास लेकर मुस्कुराती हुई हमारे करीब आ बैठी। वो फ्रेंच में तुम्हारी शिकायत नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे उन लोगों के बारे में बता रही थी जो मेरी अदम मौजूदगी में मेरे लिए यहाँ फोन करते रहती। शिकायत करके भी क्या बिगाड़ लेती? मैंने अपना गिलास उठाकर वीरा के गिलास से होले से टकराते हुए कहा, जब तक तुम राजी हो इस बारे में हमें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। तिलाई रंग सियाल में बर्फ के डले खुल रहे थे और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस ख्याल को अपने मेदों में मुंतकिल कर रहे थे। सुल्तान शाह बेनियाजी के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। वीरा की आंखें किसी सोच में डूबी हुई थी और मैं खुद गुजरे हुए हालात पर गौर कर रहा था। तंजीम में मेरी शमूलियत से लेकर इस वक्त तक बेशुमार वाकयात गुजर चुके थे। मैंने जिस काम को एक मकामी और मुनज़्ज़म ग्रोह से मुंसलिक समझकर कबूल किया था, उसकी जड़ें बतदरीज सामने आई थी। पहले तंजीम की मुल्क गिर सरगर्मियां बेनकाब हुई, फिर बैनुल अक़वामी रवाबत सामने आए। उसी के साथ ये उकदा भी खुला कि हेरोइन की गैर कानूनी बरामद के साथ तंजीम पाकिस्तान में असलहे की स्मगलिंग में भी पूरी तरह मुलविस थी। और अब लंदन में वीरा की वजह से मजीद सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे थे कि शीम मुजरमों का कोई महदूद टोला नहीं था, बल्कि वो मुजरमों की एक आलमगीर तंजीम थी जो मंशियात और असलहे की स्मगलिंग से लेकर मुख्तलिफ मुल्कों के लिए सियासी मफादात के लिए भी गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देती थी। अब तुम्हें चंद रोज तक इसी फ्लैट की 4 दीवारी में महदूद रहना होगा। काफी देर के पुरख्याल सकूत के बाद वीरा ने अपनी क्लास में बचे हुए सियाल का जायजा लेते हुए कहा, महदूद तो खैर क्या रहूंगा, 2-4 रोज के लिए सब कुछ भूल कर तफरी करने का इरादा है, क्योंकि गिलफोर्ड के क्रेडिट कार्ड पर अभी तक मैंने एक पैनी भी खर्च नहीं की। मैंने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही याद दिला दिया। वह चौंक कर बोली, वो कार्ड अब हरगिज इस्तेमाल न करना। दाऊद की बदमाशियों के नतीजे में उन लोगों ने वो क्रेडिट कार्ड मनसूख करवा दिया था, बल्कि वो कार्ड और उससे मुतल्लिका शनाख्ती कागजात अब साया ही करते हो। इतनी अहम बात तुम मुझे अब बता रही हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा, अभी कुछ उससे भी अहम बातें बाकी है। उसने अपने लब तर करते हुए संजीदगी के साथ कहा, इस वक्त मैं तुम्हारे पास तफरीहन नहीं आई, हालांकि इससे ज्यादा दिलचस्प तफरीह मुयस्सर आना मुश्किल है। सुल्तान शाह ने पहली मरतबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए चुपते हुए लहजे में कहा, ओहो, तुम्हारी गोयाई भी बहाल है। वीरा ने उसकी तरफ देखते हुए कुछ दिली के साथ कहा, मैं तो समझी थी कि किसी सदमे से तुम्हारी जुबान ही बंद हो गई है, उससे पहले कि उन दोनों के दरमियान मजीद तल्ख फिक्रों का तबादला होता। मैंने दखल अंदाजी करते हुए वो सिलसिला वहीं रोक दिया। सुल्तान शाह से उलझने के बजाय अगर तुम काम की बात शुरू कर दो तो ज्यादा बेहतर होगा। कत्ल की पै दर पै वारदातों ने पुलिस वालों को बौखला कर रख दिया, क्योंकि कहीं से भी कातिल या कातलों के बारे में कोई काबिल जिक्र सुराग नहीं मिला। यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरी वारदात के मुजरिम का एक या दोनों हाथ जख्मी हुए। उस नजरिए की तस्दीक कार में गिरने वाले तुम्हारे खून के तजिए से भी होगी, क्योंकि वो मकतूल के खून से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कोई नई बात नहीं है, मेरे अलावा तुम्हें भी अंदाजा था कि ऐसा जरूर होगा।
और अब पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ कातिल की तलाश में है। मेरी इत्तला के मुताबिक 2-3 ऐसे अफराद भी बासपुरस के लिए हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिनके हाथों पर किसी घरेलू या काम के दौरान पेशा वाराना मसरूफियात के दौरान कुछ मामूली जख्म आए हुए थे। उन्हें खून के तजिए के बाद ही रिहाई नसीब हो सकी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर लंदन से हिशाम तक का 2 तरफा सफर करके बखैर आफियत यहाँ आ गया। शायद 2-3 रोज में मेरे हाथ के जख्म भी भर जाएंगे। मैं भी यही कहना चाह रही थी कि जख्म भरने तक तुम्हें इसी फ्लैट में महदूद रहना होगा। क्या यही वो अहम बात है जिसके लिए तुम यहाँ दौड़ी आई हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। खूब, वो इठलाकर बोली, इतना ही अहमक समझा हुआ तुमने मुझे। पहलियां तो इस तरह भिजवा रही हो जैसे खुद को कम सिनों में शुमार कराने का शौक हो। वेलिंगटन आर्केड के एक सराफ ने आज तुम्हारे खिलाफ डकैती की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वो मेरी तरफ झुककर आहिस्तगी के साथ बोली और मेरे वजूद में सनसनीखेज लहर सरायत कर गई। लंदन के किसी सराफ को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? वो सिर्फ सराफ ही नहीं, शी का हरकारा भी है। ये रिपोर्ट यकीनन ऊपर वालों के इमाम पर दर्ज करवाई गई है। फिर आज अपना गिलास खाली करते हुए पुरएतमाद लहजे में कहा, तो उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि मैं न सिर्फ जिंदा हूँ बल्कि लंदन में उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में भी मेरा ही हाथ है। ये कहते हुए अचानक ही मुझे एक नुक्ता सूझा और मैं वीरा से सवाल कर बैठा, रिपोर्ट मेरे खिलाफ कैसे हो सकती है? आखिर उस सराफ ने रिपोर्ट में मेरा नाम कैसे दर्ज करवाया होगा? डाकू वारदात से पहले अपना तारुफ तो कहीं भी नहीं करवाते। यही तो उस पूरी कहानी की जान है। वो एक गहरा सांस लेते हुए बोली, रिपोर्ट किसी नामालूम मुसल्लह डाकू के खिलाफ लिखवाई गई है जो फरार होते हुए बेखबरी में अपना पर्स सराफ की दुकान में फेंक गया था। उस पर्स में से मामूली रकम और चंद बेमकसद कागजात के पुर्जों के अलावा तुम्हारी एक तस्वीर भी बरामद हुई है। लिहाजा पुलिस उस तस्वीर वाले की तलाश में है। मुझे हैरत है पुलिस वालों ने डकैती की उस बोधी कहानी पर यकीन कर लिया। यकीन न करने की कोई वजह भी होना चाहिए थी। क्या कमी है उस कहानी में? मैंने सुना है कि यहाँ की बेशतर दुकानें अलार्म सिस्टम से मुंसलिक होती हैं। आखिर दुकानदार ने वो अलार्म इस्तेमाल क्यों नहीं किया? फिर मैं वेलिंगटन आर्केड के महल वकूफ से तो वाकिफ नहीं, लेकिन वो जरूर लंदन का कोई बारोनक इलाका होगा। वो दुकानदार डकैती के गवाह कहाँ से पेश करेगा? वो यूं हंसी जैसे मैंने कोई अहमकाना बात कर दी हो। तुम शी के अंदर रहने के बावजूद ये सब कुछ कह रहे हो। रिपोर्ट दर्ज करवाने से बेहतर उस दुकान पर अमलन सारी कार्रवाई की गई होगी। पूर्व जवार के लोगों ने उस सराफ के यहाँ से एक आदमी को थैला उठाए उजलत में एक कार की तरफ जाते देखा था। उसने हैट माथे पर चुकाया हुआ था, इसलिए कोई उसका चेहरा न देख सका। एक पड़ोसी अपने तजस्सुस से मजबूर होकर सराफ की दुकान में दाखिल हुआ तो वहां ऊधम बर्पा हो गया। सराफ काउंटर के पीछे अपनी नशिस्त से नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। तिजोरी खुली हुई थी और वहीं डाकू का पर्स पड़ा हुआ था। पुलिस और एम्बुलेंस को पड़ोसियों ने तलब किया था। सराफ ने बाद में होश में आकर अपना बयान दर्ज करवाया। उस इलाके का छोटा सा सराफ है, इसलिए उसने कभी अलार्म लगवाने की जरूरत ही महसूस नहीं की। उस वारदात में वो 10,000 पाउंड नकद और 22,000 के जेवरात से महरूम हुआ है। पूरी तरह सोच समझ कर रिपोर्ट करवाई गई है। मैंने होए से सीटी बजाते हुए पुरख्याल लहजे में कहा कि इसका मतलब है कि मुझे हर तरफ से घेरने पर तुल गए हैं।